नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत से। आज हमारे साथ है पंकज जी जो मौजूदा विधायक हैं और वो आए हैं नोएडा सिटीज़न फोरम में। जो नोएडा का एक हाई राइज बिल्डिंग के इश्यूज़ के वजह से जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हो रही है क्रिएट हो रही है, उस प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं। ज़रा फ़ोटो सेशन हो रही है, ज़रा होने दीजिए, फिर उनसे बात करते हैं। Sir, 2 minutes of yours, I'll be grateful and the जनता grateful रहेगी। हाँ जी प्लीज जी बताइए। जी, हमारे साथ मौजूदा विधायक जी मौजूद है, पंकज सिंह जी। इनका इंटरव्यू इनका कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे जन जानते हैं इनको कौन है। ये है राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र पंकज सिंह जी जो मौजूदा नोएडा में विधायक है। मुझे आपसे एक सवाल करना है। आज जो नोएडा में बहुत सारी इश्यूज़ हो रही है, जैसे कि एक मेन इश्यूज़ है कि बिल्डर को लेकर बिल्डर आज के तारीख में गाड़ी कमाई खाकर बैठा है और 9-2-11 हो जाता है, तो उसमें सबके पैसे लेकर भाग जाते हैं। कुछ मैं भी उसमें फंसी पड़ी हूँ, मेरे भी पैसे उसमें फंसे पड़े हुए हैं। तो आप किस तरह से इसके नकेल रखेंगे? नहीं, इस पर लगातार 5 साल में खूब काम किया है इस पर, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना तय है कि कोई किसी को परेशान करके, कोई किसी को लूट कर कहीं बच के नहीं जाएगा। और बिगेस्ट इज अजनारा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि उसमें कई जगहों पे आपने देखा होगा कि इसमें रजिस्ट्री और अन्य चीज़ों की जो समस्याएं थी तो उसको आगे भी बढ़ाया है। लगभग 45,000 लोगों का पोजीशन मिला है, 22-23 हज़ार लोगों ने रजिस्ट्री करी है और कई लोगों के ऊपर एक्शन भी हुआ है। तो ज़रूर करेंगे इस पर। सरकार ने पहले भी काम किया है, आगे भी इस पर काम करेंगे बिल्कुल। जो जिसका पैसे गए हैं, जो पैसे फटाफट खिंचाओ फोटो। हो गया? थैंक यू। सर, आप विधायक बनने के बाद आप आगे क्या ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स चल रही है उस प्रोजेक्ट के ऊपर आप कैसे काम करेंगे या कुछ नया शुरुआत करेंगे? देखिए, 5 साल से जिन कामों को हम लोगों ने तेजी से आगे बढ़ाया है और एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया है, एक सुंदर भव्य और सुरक्षित नोएडा का, उस पर नोएडा के लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही वैसा ही नोएडा बनाएंगे। इसके लिए बिल्कुल मैं प्रतिबद्ध हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे अभी लोगों का कहना है कि आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई वोंट टेल यू एनीथिंग बट जो भी यहाँ पार्टी लड़ रही है उनको ये मांगे आप भेजे हमारे बिहाफ पे, तो हमने ये सब भेजी थी। इसमें कोई ऐसी मांग नहीं है, ये सारी मांगे जो थी उससे अलग हमने कहा भाई हमारी 11 मांगे मान लें। तो ये मोटी मोटी 11 मांगे थी, ज्यादा ना पढ़ते मैं गरीबाई में कहूँगा कि जल्दी पॉइंट वाइज विधायक जी के समक्ष रख दें। हालांकि विधायक जी बहुत पहले इन सब चीजों पे कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सब आप लोग हैं, जनप्रतिनिधि आपके सामने है, तो आपकी भी इच्छा होती है कि भाई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने है, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे सामने है। तो आपके अभी आने से पहले मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, लेकिन माननीय विधायक जी को भी हमारी गरिमा जी पढ़ के सुना देंगे। पंकज जी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा सिटीजन फोरम के ऑफिस में। सभी की शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़े और हम सबका जो प्रतिनिधित्व है उसको और मजबूती के साथ आगे लेकर के आए। पंकज जी, हमारे कुछ इसमें 11 मांगे हैं जो कि बड़ी मूलभूत सी हैं, आधारभूत सी हैं। पहली तो ये है नोएडा की संपत्तियों को फ्री होल्ड करवाए जाने की बात को प्रमुखता से रखा जाए, क्योंकि नोएडा के नागरिकों की लंबे समय से मांग है कि उनकी संपत्ति को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित कर पूर्ण मालिकाना हक दिया जाए। दूसरी मांग है, लंबे समय से नोएडा में साफ पानी की सही पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। पानी की हार्डनेस व खराब गुणवत्ता के कारण यह स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो दूसरी मांग ये है सर कि पानी की समस्या है, बहुत विकराल समस्या है नोएडा की, उस पर ध्यान दिया जाए। तीसरा, नोएडा आज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी संख्या में जो है हाई राइज सोसाइटीज में लोग रहते हैं। बहुत बड़ा भाग जो है नोएडा का हाई राइज सोसाइटीज में रहता है, तो वहाँ की कई अपनी समस्याएं हैं जो कि काफी ज्वलंत टाइप की है। एक तो बिल्डर माफिया फ्लैट ऑनर्स की रजिस्ट्री का बहुत बड़ा इशू है।
बिजली, पानी, पार्किंग का इशू है, एडवांस मेंटेनेंस का इशू है, जो कि अब शायद समय आ गया है इसको बहुत ही प्रमुखता के साथ इसको आगे ले जाया जाए। चौथी है, नोएडा प्राधिकरण में नोएडा के निवासियों को आने वाले समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु सिटीजन चार्टर कड़ाई से लागू किया जाए। पांचवा पॉइंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोएडा प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सख्त टिप्पणी की गई थी। अतः भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा मानते हुए एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में यहाँ लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। छठवां पॉइंट है, नोएडा के सभी सेक्टरों व ग्रामों में विधायक सुझाव एवं शिकायत पेटिका लगाई जाए, जिसे विधायक द्वारा समय समय पर जनता के समक्ष खोला जाए। अगला पॉइंट है, नोएडा की आबादी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है, अब लगातार इसका विस्तार हो रहा है। ऐसे में अच्छी व सस्ती दरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता है, तो यहाँ एक एम्स की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही है सर, तो इस पे जरा ध्यान दीजिएगा कि एक एम्स यहाँ पर खुलना ही जैसे। बालक बालिकाओं युवाओं को अच्छी व सस्ती दरों पर उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु अधिक सरकारी विद्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, केंद्र, ITI एवं डिग्री कॉलेजों, टेक्निकल शिक्षण संस्थाओं आदि की स्थापना की जानी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है सर, इसको नोट जरूर करिएगा। किसानों की समस्याओं के निराकरण में एक अलग से विभाग व दफ्तर स्थापित किया जाना चाहिए, जो कि किसानों के मुद्दों पर ही कार्य करे। अगला पॉइंट है, नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में जनता व क्षेत्र के संबंध में लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों में पब्लिक सर्वेंट्स, सरकारी प्राधिकरण अधिकारी के साथ साथ जनता द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु आवश्यक है। अभी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी अपनी स्वयं की इच्छा व विवेक के हिसाब से ही नीतिगत निर्णय लेते हैं। इनकी बैठकों में जनता का कोई भी नुमाइंदा नहीं होता है। नोएडा प्राधिकरण की बैठकों में नोएडा के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाए, ये हमारी आपसे विनती है। अगला पॉइंट है सर, विधायक जेनेरिक औषधि केंद्र के नाम से अधिक जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खोले जाएं व सभी निजी व सरकारी अस्पतालों व डिस्पेंसरियों में इनके अलग से काउंटर लगवाए जाएं, ताकि जरूरतमंद व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक भी आसानी से दवाइयां पहुंच सके। ये सब कुछ बिंदु हैं जिनको हम लोग चाहते हैं आप प्रमुखता से अपने घोषणा पत्र में स्थान दें, और मेरा मन आप दे ही रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपके पास हैं और बहुत सारी चीजें आप प्रमुखता से आगे दें। धन्यवाद गरिमा जी। अब अगर आपको सही लगा हो जोरदार ताली बजा दें, अभी विधायक जी का उत्साह दूर रहेगा। और ये केवल विधायक नहीं है, मैं आपको बताऊंगा ये हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अपने आप में बहुत बड़ी मजबूत शख्सियत है। इसी कारण आज नोएडा के हर तरफ चौमुखी विकास भी हो रहा है, और उम्मीद है कि हम इनको अगर मजबूत करेंगे और मार्जिन से इनको जिता के पहले से ज्यादा भेजेंगे, तो ये मांगे तो इनके एक दिन का काम है, लेकिन एक हमने शिष्टाचार और औपचारिकता क्योंकि जरूरी होता है निभाना शहर वासियों की, क्योंकि जिसके लिए इस संगठन का गठन किया गया तो उस मांग को रखना जरूरी था, तो इसलिए हमने माननीय विधायक जी के आगे रखी। और मैं माननीय विधायक जी से पहले, क्योंकि अभी ताजी सारी चीजें ध्यान में है, तो विधायक जी इसलिए डायरेक्ट आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखें। जोरदार ताली बजा दें और आशीर्वाद और शुभकामनाएं भी दें। बहुत धन्यवाद प्रशांत जैन साहब, हमारे यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्मानित दिनेश जैन जी, उपस्थित सभी माताएं बहनें। अभी अब सब 11 मान तो आपने पढ़ ही ली है, दोबारा उसको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि बोलूं ही वो जो हो सके, और यही कोशिश किया है 5 साल में। शुरू में ये जरूर कई लोगों को लगता था कि मैं नहीं भी बोल देता हूँ कि नहीं होना चाहिए, और जो गलत है इसको कैसे मैं जो कहा है वो किया है, हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके। ये कोशिश किया हूँ, और ये हमेशा बोलता रहा मैं कि चाहे चुनाव का दिन ही क्यों ना हो, लेकिन जो नहीं होने वाला होगा उसको मैं नहीं बोलूंगा।
और चुनाव का दिन आप ही के है। खैर, फ्री होल्ड के बारे में जहां तक बात रही तो ये देखिए, इस पर सही मायने में आप लोग भी बैठते होंगे तो हमेशा दो बातें इस पर आती हैं। कुछ लोगों का कहना है ये होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना होता है कि शहर की व्यवस्था जैसी है ऐसी ही रहनी चाहिए। तो दोनों विषय आते हैं। तो ये मुद्दा वैसे भी आप जैन साहब और प्रशांत जी ये कोर्ट में भी आपने वो कहा है, और उसके पहले चीफ सेक्रेटरी जो हमारे रहे थे तिवारी जी, तो उनके साथ भी एक बैठक आप सब लोगों की हुई थी। मैंने उनसे भी कहा था कि ये सब मुद्दे हैं, इसको देखकर आपको करिए। इस मुद्दे पर भी आगे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी आए हैं DS मिश्रा जी, काफी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी रहे हैं और चीजों को अच्छे से काफी नजदीक से इन सब चीजों को समझते हैं। नोएडा को भी देखा है उन्होंने, तो उनसे भी मैं एक बार बात करूंगा कि इसको जो उचित हो सरकार इस पर अपना निर्णय सही समय पर लेगी। ये स्वच्छता रैंकिंग में देखिए, मैं जब पिछली बार चुनाव लड़ने आया था तो मैंने कहा था कि इस पे जरूर रैंकिंग में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं था, नोएडा का पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। मुझे नहीं पता था कि पार्टिसिपेट कभी उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसमें नोएडा पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन फिर भी मुझे लगा जब देश भर के शहर जब पार्टिसिपेट करते हैं तो नोएडा क्यों नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे ही कहा था कि करेगा नोएडा पार्टिसिपेट, और बातचीत हुई। अंत में नोएडा भी पार्टिसिपेट करने लगा और 3 से 10 लाख की रैंकिंग में हम लोग नंबर 1 पे आ भी गए हैं और ओवरऑल भी इसको नंबर 1 पे लेकर जाना है। और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है, क्योंकि ये सबके मन की बात है, सबके दिल की इच्छा है और ये पूरी होनी चाहिए और पूरी होगी भी। जब जितनी तेजी के साथ 3 साल के अंदर हम लोग कई श्रेणियों में नंबर 1 पर आ गए हैं, तो ओवरऑल भी पूरे देश में नंबर 1 आने से बहुत ज्यादा समय नहीं है। मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर हम लोग उसको भी अचीव करेंगे। हो सकता है इसी साल हम लोग अचीव करें, कोशिश यही होगी कि इसी साल हम लोग अचीव करेंगे। बिल्डर माफिया फ्लैट ओनर्स की रजिस्ट्री है, मुझे लगता है कि ये कई बार लोगों को लगता होगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से कभी बिल्डर्स के ऊपर एक्शन ले सकती है कि नहीं, खुले मंचों से बोल सकती है कि नहीं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से पहले दिन से, मुझे लगता है कि आप लोग तो बहुत नजदीक से आप लोगों ने देखा है, जब सरकार बनने के तुरंत बाद मुझे बहुत इतनी गहराई से यहाँ पर ये सारी चीजें उस समय मैं समझ ही रहा था, लेकिन फिर भी मुझे चुनाव प्रचार करते समय ही लगा था कि ये बहुत इश्यूज ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो मंत्रियों की समिति भी बनाई, मुख्यमंत्री जी से बात करी, हमने कहा कुछ तो इसमें होना चाहिए, तो मंत्रियों की समिति उसमें बनी और उस समिति के बाद कई सारे लोगों के, मुझे लगता है आप लोग उसमें रहे होंगे, जिसमें हाथ से ही कई सारे रेजिडेंट्स और एसोसिएशन से मैं एप्लीकेशन लेके SSP के हाथ में दी और अगले दिन हर थाने में SSP ने अलग अलग FIR दर्ज की थी, कई लोगों के ऊपर एक्शन भी हुआ है। और अभी भी आपने कुछ सेक्टर में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी सबको पता ही है सेक्टर 75 वगैरह में आपने देखा ही है, जहाँ पे इलीगल सब बने हुए थे, उसको भी, क्योंकि ये संदेश सिर्फ जाए कि अब दिल्ली हो, लखनऊ हो, चाहे नोएडा की लीडरशिप हो, वो सभी लोग मिलकर एक दिशा में एक साथ काम कर रहे हैं। और इसीलिए वहां पर आपने देखा होगा जो इलीगल था उसको अथॉरिटी ने उस पर अपना एक्शन लिया, उस पर काम किया है। ये साफ संदेश था कि जितना दायरा है उसी में रहकर कोई भी काम कर सकता है, सबका अपना दायरा है, उसी में रहकर हम सब लोग काम कर सकते हैं। इच्छा तो होती है कि इसको जितनी जल्दी इसका ये हो जाए, लेकिन फिर भी कानून है, अपना काम करता है, इसीलिए उस अनुरूप ही हम लोग चल सकते हैं। लेकिन उसमें रहकर जितना कह सकता हूँ कर सकता हूँ वो किया है, और यही कारण है कि लगभग 45,000 लोगों को पोजीशन और लगभग 22-23 हजार लोगों की रजिस्ट्री इसमें हो पाई है 17 के बाद। और 17 के पहले तो क्या हालत थी आप सब लोग जानते ही हैं, लोग रहते जरूर थे लेकिन रहने लायक हालत नहीं थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के लोग होते हैं। और जिस तरीके से रोड की कनेक्टिविटी हुई है, लाइट्स लगे हैं, थाने बने हैं, तो क्राइम पर कंट्रोल हुआ है। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बहुत सारी चर्चा रहती थी, लोगों की इच्छा रहती थी कि इस पर काम होना चाहिए। तो इस पर भी हम लोगों ने काम किया है, इसको और आगे लेकर चलेंगे। इसमें बिल्कुल मैं लगातार इसमें कहता रहा हूँ, इसमें कोशिश भी हुई है, लेकिन हाँ इसको और मजबूत करने की जरूरत है और 100% इसको मजबूत करेंगे, बिल्कुल ये जरूरी है इसको। और मैं लगातार मैं अपने भाषणों में भी, बातों में भी मैं कहता रहा हूँ, इसको करेंगे ही, इसको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप जानते ही हैं, पहले भी मैंने कहा कि जिस तरीके की टिप्पणी आई है, बहुत सारी जो एजेंसीज हैं, जांच एजेंसीज हैं, इन सबके भी जांच में रिपोर्ट जो आती है, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि क्या हालत थी सपा बसपा कांग्रेस के समय में। तो जहां आज अथॉरिटी लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा
लगा के नोएडा का डेवलपमेंट कर रही है। वैसे अब पहले की हालत ये थी कि 50-55 हजार करोड़ रुपए के तो घोटाले ही यहाँ पर, तो उसको ठीक किया। और इसको आपको पता है कि नोएडा प्राधिकरण में कभी ट्रांसफर पॉलिसी थी ही नहीं, तो ट्रांसफर पॉलिसी यहाँ पर लागू हुई। तो मैंने ही माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी को भी ये ठीक लगा, तुरंत अधिकारियों से चर्चा करके विधानसभा और सब में पास करके अब नोएडा अथॉरिटी और सारे बात तो उठाई थी यहाँ की, लेकिन ग्रेटर नोएडा, यमुना, सभी अथॉरिटी में अब ये हो गया और सब जगह ये हो चुका ऑलरेडी। अब ये ट्रांसफर पॉलिसी लागू हुई और जो बैठे रहते थे हमेशा बैठे थे यहाँ, उनको कोई हटा ही नहीं सकता, तो वो भी अब यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं पर भी भदोही, सोनभद्र, गोरखपुर कहीं भी जा सकते हैं। एक ये हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। लोकपाल की नियुक्ति के विषय में अब इसके लिए मैं, क्योंकि संवैधानिक को है, इस पर मैं तुरंत मैं कुछ नहीं कह सकते अभी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि करप्शन खत्म होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी प्राधिकरण के लोगों की बननी चाहिए और सब क्या हो रहा है प्राधिकरण अलग से अपने कमरे में बैठ के नोएडा के डेवलपमेंट की कहानी न लिखे, बल्कि लोगों के साथ संवाद और बात करके लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही काम करे। ये कोशिश मेरी पहले भी रही है और आज भी लगातार है, आगे भी रहेगी। और आपने देखा होगा कि प्राधिकरण भी अब प्राधिकरण आपके द्वार और अनेक इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं, कभी उनके ऑफिसर्स कभी गांव में जाते हैं, कभी हाई राइज में जाते हैं। एक शेड्यूल एक बनाकर उनका हम लोगों ने हाई राइज के लिए तय किया था कि उस समय जाते रहे। कुछ जगह जाते हैं, कुछ जगह फिर वो लोग कुछ करते हैं। अब सभी अच्छे ही होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, कई प्रकार के लोग उसमें हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको ठीक करने के क्रम में हम लोग हैं। इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी एक बार और आए तो काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। विधायक सुझाव और शिकायत पेटिका, ये तो रहता ही है, पेटिका नहीं ऐसे रहती है तो लगातार। देखिए कई बार ये बातें आती हैं विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए, क्योंकि ये सब मुद्दे जो शहर के लोगों ने कहा है और सब पे मैं जवाब दे सकता हूँ, इसका मतलब सबको एड्रेस करने की कोशिश किया हूँ। जब सबको एड्रेस करने की कोशिश कहाँ किया हूँ तो विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं है तो यही कह सकते हैं कि सब अब बिना बात के 900 से भी ज्यादा जन संवाद होने किए, लगातार लोगों के बीच हम लोगों ने बातचीत की है और तब जाके सारी चीजें पता है और पता भी है, इस पर काम भी किया है, चर्चा भी की है। और तो इसीलिए इस पर तो लगातार मिलजुल कर भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे जो समस्याएं आती हैं उसको उस पर भी हम लोग देखते रहते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल इसके लिए कुछ और ये जो रास्ता आपने दिया है, देखिए इसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे इसका एक मैकेनिज्म तैयार हो जिसमें लोगों से और बातचीत करके जुड़े रहे। एम्स के लिए ये देखिए आपने मांग की है, लेकिन मैंने ऑलरेडी मांग कर भी दी। एक बार तो लगा कि एकदम हो नहीं जाएगा, हाँ उसका एक एक्सटेंशन के रूप में जो हमारा हॉस्पिटल नया खुला है, काफी हद तक चीजें आगे बढ़ गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं हम चलाने में सक्षम हैं। एक समय तो तैयार हो गए थे, लेकिन बाद में उनकी बैठक हुई, कुछ हुआ तो उसमें तय किया कि हम लोग चला सकते हैं तो चलाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि उसको ये लोग एम्स के ही पीजीआई के तरीके से, एम्स की तरीके से ही अच्छे से चलाएं। यही मेरी कोशिश रहेगी। नहीं होगा तो इसको फिर से एक बार इस बात को आगे रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। शिक्षा के लिए तो देखिए इस पे तो मैं काम का, इसमें जो हमारा एक जो पीजी कॉलेज जो है इस पे कोर्सेज आप दिख रहे हैं हमारे, जैसे जो ग्रेजुएट तक हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो जाएं, उसके अलावा कुछ कोर्सेज बढ़ जाएं। इसके लिए ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इसमें एलएलबी और अन्य कोर्सेज के लिए ऑलरेडी बोल चुका हूँ, फाइल चल भी रही है, किसी भी दिन वो हो जाएगा। इसमें आईटीआई अगर आ जाए तो इसमें हाँ 12th के बाद आईटीआई होती है, वो यहाँ कहीं नहीं, और आईटीआई से बड़ा हमें सपोर्ट मिला है। तो कहीं है नहीं सरकारी निठाई में भी आईटीआई सरकारी है, 10वीं के बाद होती है आईटीआई। मतलब इसको इसमें स्तर बढ़ाया जाए ना, नहीं इसका वही मैंने कहा बहुत बहुत समय विद्यार्थियों को बाहर दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ स्किल बेस्ड तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जाएगा मैं देख लेंगे इसको, बिल्कुल देख लेंगे। और हमारे किसानों की समस्या के संबंध में है तो इसके लिए अथॉरिटी ने अलग सेल बनाया ही है, अभी बनाया है अथॉरिटी ने। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 40 साल पुरानी समस्या का समाधान ऑलरेडी चुनाव में जाने से पहले करा दिया। बहुत कमी समस्या बची है उनकी जो कि कोर्ट में है, कोर्ट के वर्डिक्ट पर डिपेंड करता है, कुछ ऐसे बातें हैं तो वो सरकार और देखेगी, लेकिन लगभग 40 साल पुरानी समस्या का समाधान ऑलरेडी कर दिया है। और क्या है
जहाँ वो बोर्ड की बैठकों में ना बोर्ड की जनप्रतिनिधियों का नहीं होता, वो अपनी मन मुताबिक करके और फिर बताते हैं जनप्रतिनिधियों को कि हमने ये फैसला ले लिया। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा और ये है पूरे भैया उत्तर प्रदेश में केवल यही है, बाकी हर जगह है ये व्यवस्था, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ ये डिसाइड करते हैं और फिर जनप्रतिनिधि को बताते हैं। ये एक जरूर एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि मैंने कभी अपने तरफ से मैंने नहीं कहा, क्योंकि ये खुद ही मैं एमएलए हूँ और सांसद जी हैं और सब, तो इसीलिए मैंने ये खुद नहीं कहा। जनता ने जरूर इस बात को कहा है और इस बात को कई बार वहाँ पर रखा गया है। ये आप लोगों की मांग है, ये जरूर मैं आगे रख दूंगा। सामाजिक संस्थानों से भी थोड़ा हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और विधायक केंद्रीय औषधि केंद्र तो चल ही रहा है, प्रधानमंत्री जी के नाम पे ही चल रहा है। इसको और हाँ, और सेंटर्स और बढ़ जाए तो ये और सेंटर्स हो जाए, और सेंटर हो जाए तो और अच्छा है। तो ये है, बाकी ये क्या है, सभी दल के लोगों को उनको वो लोग ये दिया था लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। वो जवाब देंगे क्योंकि मैंने बता भी दिया कि मान ले विधायक जी ने कई बार इसको खुद ही कह दिया भाई यो कर भी नहीं इस पे काम। हमारी मीटिंग भी मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी से करवा चुके हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई माननीय विधायक जी के साथ हमें भी इनके हाथ मजबूत करने हैं और आप सब लोग अब आ ही गए हैं। जहाँ महिला शक्ति हमारी जुड़ जाती है तो वहाँ कोई संशय रहता ही नहीं। और जब आप देंगे भी दे भी सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आना नहीं है तो कुछ भी बोल भी सकते हैं। वो एक साथ बोल सकते हैं कि सब कर देंगे, और किया ही उन लोगों ने इतने सालों में किया क्या है। तो खैर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 फरवरी को निकल के वोट जरूर करिए। देखिए, एक वोट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और एक वोट कई बार लगता है ये सिर्फ मुझे जिताने, किसी पार्टी को हराने के लिए ये वोट नहीं है। एक वोट नहीं मिली थी तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई और उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही। उसी एक वोट से फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, एयर स्ट्राइक देखा, सर्जिकल स्ट्राइक देखा, भगवान राम का मंदिर भी देख रहे हैं, सब कुछ हम लोग अब उसी एक वोट की वजह से। और वैसे भी मैं ये पूछता हूँ भाई, भारत माता की जय बोलने वाले हम सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को लोग मानते हैं कि ये मतलब सबका ये अधिकार है कि सब बोले भारत माता की। जो भी हिंदुस्तान में रह रहा हो, किसी भी जाति धर्म का हो, सब भारत माता की जय बोलना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रगान गाने में संकोच करते हैं कुछ लोग, भारत माता की जय बोलने में संकोच करते हैं, जय श्री राम का उद्घोष करने में संकोच करते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि भाई अब हम लोग तो ये बोलने वाले, हम लोगों के साथ भारत माता की जय बोलने वाले नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? तो बहुत सारे मुद्दे हैं, ये सब चलता रहेगा उनके लिए। तो वो लोगों को तो किसको, ये भारत माता की जय बोलते हुए आगे बढ़ते थे, उनको तो जिन्ना का नाम लेके वोट लेने की कोशिश करते हैं, अलकायदा के आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोई मैं कहानी नहीं, ये तो फैक्ट है, आप लोगों ने देखा। मेरा रिक्वेस्ट और इतना सब आप लोग एक्टिव हैं सोसाइटी में, मेरा रिक्वेस्ट है कि वोट करिए भी। और उस दिन हम लोग तो सड़क पर रहेंगे ही घूमते हुए, आप लोग भी थोड़ा निकल कर अपनी सोसाइटी, अपने जहाँ जहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं, अपने टार्स में, अपने जिस गली में हैं लोग, तो वहाँ से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करिए। क्योंकि ये ऐसे ही थोड़ी, मैं हमेशा कहता हूँ 370(35) आर्टिकल की तरह ऐसे ही जब एसपी बीएसपी को भी हिस्ट्री की किताबों में बंद कर दीजिए, हमेशा एसपी बीएसपी कांग्रेस को बंद कर दीजिए, और वो तभी होगा। मतलब ये कोई सोच सकता है कि आजादी के इतने साल के बाद भी एक देश में 2 झंडे थे? और कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर की एक नेता वो कह रही थी कि साहब अगर मोदी जी ये नहीं ऐसा करेंगे तो दूसरा 2 वहां का अलग प्रधानमंत्री होगा। ऐसे होता है। अब देश ने तय कर लिया प्रधानमंत्री तो मोदी जी को ही रहना है, लेकिन इस तरीके की सोच उनको इन्हीं से बल मिलता था, 370(35) ऐसे ही बल मिलता था। खैर उसको तो खत्म कर ही दिया है। तो ऐसे ही एसपी बीएसपी भी अब खत्म हो जानी चाहिए। तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्रशांत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी का। और मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे किरण भारद्वाज जी, गरिमा जी, इंद्रानी जी और राजेश्वरी त्यागराजन जी, आप लोगों की तरफ से विधायक जी को पुष्प देके एक उनका अभिनंदन और आशीर्वाद अपना देते। सब आ जाइए, एक बार जोरदार ताली बजा दें सब। आप लोगों की तरफ से हम दे रहे हैं, विधायक जी का समय देखते हुए स्थान दे दें। किरण बंसल
शीतल जी हो अगर, और अलका जैन जी भी हो अगर आ जाएंगे, एक बार चेतना मंच की तरफ से अपने टीम के साथ दे देंगे। शैल जैन जी, अलका जैन जी, मैंने बोल दिया टीम के साथ आ जाएंगे। और एक बार ताली बजाते रहे, क्योंकि ताली में एक आशीर्वाद होता है और वास्तु और ज्योतिष के हिसाब से उसका रोज बढ़ता है। छाया राय जी भी अपनी टीम के साथ है, तो एक मिनट आ जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे एनसीएफ के अध्यक्ष और आज कार्यक्रम के अध्यक्ष दिनेश जैन जी से, आज की अध्यक्षता हमारे दिनेश जैन जी कर रहे हैं, उनसे भी दोनों से कहूंगा कि शहरवासियों की तरफ से जोरदार ताली बजा दें विधायक जी के लिए। पूरा हमारा एनसीएफ कार्यकारिणी की ओर से माननीय विधायक जी को शुभकामनाएं भी और अभिनंदन।